अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जो शिप सिर्फ समंदर में चलने के लिए ही बनाया गया हो, वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में किसी पहाड़ पर चढ़ जाए या फिर किसी दूसरी साइड पर समंदर में जाकर लैंड करे। सुनने में शायद इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन असल में ये मुमकिन भी है और हकीकत में ऐसा होता भी है। और इस जगह का नाम है पनामा लेक, जो कि इंजीनियरिंग की एक ऐसी मिसाल है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए इस वीडियो में ये जानने के लिए कि कैसे 1 लाख टन से भी वज़नी जहाज़ को पनामा नहर आसानी से ऊपर उठा देती है और फिर बिना कोई नुकसान किए आसानी से नीचे भी ले आती है। तकरीबन 160 पहले तक चाइना से निकलने वाले शिप को यूरोप तक पहुंचने के लिए साउथ चाइना सी से होते हुए बे ऑफ बंगाल और फिर इंडियन समंदर से होते हुए मेडागास्कर को बाईपास करके यूरोप तक पहुंचना पड़ता था। ये पूरा सफ़र तकरीबन 24,000 किलोमीटर लंबा था, जिससे वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया होता था और बहुत ज़्यादा पैसे भी ज़ाया होते थे। इसलिए सफ़र को कम करने के लिए दूसरा ऑप्शन भी था, बरास्ता चाइना सी से होते हुए रशिया को बाईपास करके ईस्टर्न सी से गुज़रना पड़ता था। कंपैरिजन किया जाए तो पूरा रास्ता 11,000 किलोमीटर था, छोटा था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ईस्ट का रास्ता अवॉइड करते थे। रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आती थीं। साल के कई महीनों में तो समंदर में बर्फ़ जमी रहती थी, इसलिए इस रास्ते से जाना नामुमकिन था। इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने के लिए और समंदर में शॉर्टकट बनाने के लिए 1859 में कैनाल यानी नहर बनाई गई, जिसे स्विस कैनाल का नाम दिया गया। 150 किलोमीटर लंबी इस कैनाल को अरेबियन सी से बड़ी आसानी से मेडिटेरेनियन से चलाया जाता था। जो सफ़र अफ्रीका से घूमकर 20,000 किलोमीटर में तय किया जाता था, वही सफ़र इस कैनाल के ज़रिए 13,000 किलोमीटर में पूरा किया जाने लगा। स्विस कैनाल की कामयाबी को देखकर अमेरिकी शिप कंपनी को भी इस स्विस कैनाल की कमी महसूस होने लगी, क्योंकि ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका या फिर वेस्ट अमेरिका से यूरोप जाने के लिए साउथ अमेरिकन को कॉन्टिनेंट को घूमकर जाना पड़ता था। इसलिए साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला ये लैंड कनेक्शन जहां पनामा में मौजूद है, यहां भी एक कैनाल बनाने का फ़ैसला किया गया, जिसको आज पूरी दुनिया पनामा कैनाल के नाम से जानती है। लेकिन स्विस की तरह पनामा से कैनाल निकालना बेहद मुश्किल था, ये किसी को भी पता नहीं था। जहां स्विस में कैनाल को खोदना काफ़ी आसान था, क्योंकि वहां ज़मीन का लेवल समंदर के लेवल से कुछ ऊंचा ही था, कुछ फुट ऊंचा ही था, और वहां की ज़मीन भी रेतली हुआ करती थी। जबकि पनामा में कैनाल को खोदना नामुमकिन सा था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी यहाँ मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़। जी नाज़रीन, और इन पहाड़ों में मौजूद मजबूत पत्थर। यहाँ कैनाल खोदने का मतलब था 500 मीटर ऊंचे पथरीले पहाड़ों को समंदर के लेवल तक डीप में खोदा जाए। और आखिरकार 1870 में मुश्किल चैलेंज फ्रांस की एक कंपनी ने अपने सर पर ले लिया। इसमें काम करने वाले वर्कर्स को यहाँ ना सिर्फ पत्थरों को काटना था, बल्कि जंगल में मौजूद जहरीले और जानलेवा कीड़े भी अपनी जान बचानी थी। इन कीड़ों से भी अपनी जान को बचाना था। अभी काम शुरू हुए कुछ ही साल गुजरे थे कि मच्छरों को काटने से वर्करों में अजीब व गरीब सी बीमारी फैल गई। ये बीमारी इस कदर ख़तरनाक थी कि एक एक करके वर्कर्स की मौत होने लगी। अब आखिरकार मामला इस हद तक पहुंच गया था कि 56,000 वर्कर्स इस बीमारी की लपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसी वजह से फ्रांस की कंपनी के लोग प्रोजेक्ट छोड़कर उल्टे पांव भाग रहे थे। साल 2004 में अमेरिकन जब यहाँ पर आए तो उन्होंने पनामा कैनाल की अहमियत को समझते हुए एक बार फिर प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की कोशिश शुरू की। अमेरिकन जान चुके थे कि पहाड़ को खोदना एक नामुमकिन काम है, इसलिए पहाड़ और सी लेवल का ये फ़र्क पूरा करने के लिए यहाँ एक मसनूई लेक बनाया गया, जिसे दुनिया आज गैटोन लेक के नाम से जानती है। इस लेक के एक हिस्से से कैनाल खोदकर मसनूई समंदर तक लाया गया, जबकि दूसरा हिस्सा ओशन पैसिफिक तक पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि मसनूई लेक पहाड़ों में पानी जमा करके बनाई गई थी, यानी अटलांटिक ओशन से शिप को लेकर यहाँ पहुँचाने के लिए 1 फुट की ऊंचाई तक पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी था। और इस काम को अंजाम देने के लिए लॉक का इस्तेमाल किया गया, जिसको शिप जब पहले लॉक के करीब पहुँचती है तो लॉक के अंदर का पानी सी लेवल से मैच करके
इसे ट्रेंड किया जाता था। जब पहले लॉक का बॉटम लेवल समंदर के लेवल जितना हो जाता था तो लॉक खोल दिया जाता था और शिप पहले लॉक के अंदर चली जाती थी। ये काम एक डक बोर्ड की मदद से किया जाता था। शिप जब पहले लॉक में आ जाती है तो पहला लॉक दोबारा बंद कर दिया जाता है। इसी तरह पहले लॉक से दूसरे लॉक तक शिप को ऊपर चढ़ाने के लिए दूसरे लॉक का पानी लॉक में डाला जाता है। जब दोनों लॉक्स का लेवल बराबर हो जाता तो गेट खोल दिया जाता है और शिप और दूसरे लॉक में पहुंच जाता है और दूसरे लॉक का गेट अब दोबारा बंद हो जाता है। इसी तरह एक लेक का पानी दूसरे लेक में भरा जाता है और जब दोनों लॉक का लेवल लेक के लेवल से मैच हो जाता है तो तीसरा गेट खोल दिया जाता है और ऐसे शिप के लेक में तैरना शुरू हो जाती है। तकरीबन 30 किलोमीटर लेक को पार करने के बाद एक बार फिर से लॉक का सिलसिला शुरू हो जाता है और जिस तरह शिप को ऊपर किया गया था इसी तरह लॉक्स का इस्तेमाल करके शिप को समंदर के लेवल तक पहुंचाया जाता है। पनामा कैनाल इंजीनियरिंग तारीख का एक ऐसा नमूना है जो अपने आप में एक अजूबा है और इसकी बुनियाद शिपिंग इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। इसके ज़रिए ना सिर्फ वेस्टर्न यूनियन यूरोप के करीब हो जाते हैं बल्कि ईस्ट यूनियन भी यूरोप के करीब हो जाते हैं। कार्गो शिप की ये सहूलत इस्तेमाल करने के लिए और महीनों का सफ़र दिनों के अंदर तय करने के लिए शिप कंपनी को टोल टैक्स भी देना पड़ता है और 20 फुट कंटेनर के बदले $600 टोल टैक्स के तौर पर देने होते हैं। यानी एवरेज साइज़ शिप में जिसमें 15,000 कंटेनर होते हैं एक बार कैनाल इस्तेमाल करने के तकरीबन 9 लाख $US देती है जो कि तकरीबन 7 या 8 करोड़ रुपए बनते हैं। पनामा नहर पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनी के लिए इतना अहम हो चुका है कि नए बनने वाले बहरी जहाज़ों को पनामा लेक के साइज़ के मुताबिक तैयार किया जाता है क्योंकि इसमें अगर छोटी सी भी गलती होती है तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को कई सालों तक भुगतना पड़ सकता है। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि 2021 में कंटेनर शिप पनामा कैनाल में सिर्फ 6 दिन तक फंसी रही और इसी की वजह से यहाँ भारी ट्रैफिक जाम लग गया था और 6 दिन के बाद कैनाल को क्लियर तो करवा लिया गया लेकिन इस हादसे की वजह से शिपिंग इंडस्ट्री को $60 बिलियन यानी 4,680 रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, इसे भी दुनिया के अजूबों की लिस्ट में शामिल करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।